हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कोविड-19 के बारे में और उसका इम्पैक्ट किडनी के ऊपर। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, फॉर एनीबडी न्यू हियर, माय नेम इज मोनिका जैन एंड इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग किडनी ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस एंड कुकिंग एंड बेकिंग वीडियोस एंड मच मोर। सो इफ यू आर न्यू हियर, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहले मैं आपको एक ड्राइंग की हेल्प से दिखाती हूँ कि कैसे कोविड-19 हमारी ऑर्गन किडनी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक किडनी का शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारी किडनी है। किडनी में ब्लड वेसल्स जाती हैं, एक और ये दो ब्लड, और एक जाता है यूरेटर। ये हमारा यूरेटर है, ठीक है। ये जो फर्स्ट ब्लड वेसल जा रही है, इससे हमारा बॉडी से ब्लड किडनी में जाता है फिल्टर होने के लिए। ये ब्लड इनफ्लो हो रहा है टू किडनी, ठीक है। अब ये जब ब्लड अंदर जाता है तो किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम स्टार्ट कर देती है। वो करती है नेफ्रॉन्स के थ्रू। जब ये ब्लड फिल्टर होता है तो जितने भी फिल्टरेट हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, सब ये फिल्टरेट ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, और ये सब इकट्ठे होके यूरेटर के थ्रू हमारे किडनी से बाहर निकल जाते हैं एज अ यूरिन, और ये यूरिन फिर हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है बाहर। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जितने भी फिल्टरेट हैं, वो इकट्ठा होकर यूरेटर से एज अ यूरिन पास हो जाता है। फिर जो ब्लड प्यूरिफाइड बचता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी किडनी फिल्टर नहीं करती है, क्योंकि उसको बॉडी को नीड होती है उन कंपोनेंट्स की बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है, जिसमें ये सारे कंपाउंड पार्टिकल भी होते हैं, वो वापस हमारे बॉडी में इस वेसल के थ्रू वापस हमारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं एक किडनी का सेल यहां पे बना लेती हूँ। ये मैंने एक किडनी का सेल बना लिया है। हमारे किडनी के सेल में ये रिसेप्टर है, और हमारी किडनी में ACE2 रिसेप्टर होता है। ये किडनी का जो सेल होता है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक किडनी सेल मैंने बनाया है। ये जो रिसेप्टर है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये यूरिन को अलग करता है, और यूरिन में से सारा जो मैंने यहाँ पे बताया था इम्पॉर्टेंट पार्टिकल, ये हमारे ब्लड में रहने देता है, और प्योरिफाइड ब्लड हमारी बॉडी में वापस डाल देता है, और ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट एज ए यूरिन बाहर निकाल देता है। पर अगर ये सारे सर्कल में कोई वायरस, जैसे कि
कोविड-19 अगर आ जाए तो ये कोविड-19, ये जो ACE2 रिसेप्टर हमारी किडनी में होता है वो उसको अटैक करता है। तो कोविड-19 हमारे इस किडनी सेल पे अटैक कर देता है। अटैक कर देता है हमारी किडनी सेल पे। तो जब ये किडनी सेल पे अटैक करता है तो यहाँ पे वो अपने आप मल्टीप्लाई होने लगता है, खूब सारे मल्टीप्लाई हो जाता है, खूब सारा बन जाते हैं और फिर ये किडनी सेल को डैमेज कर देते हैं। और जब ये किडनी सेल डैमेज हो जाता है तो यूरिन में हमारे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं जाकर, और वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं, जैसे कि प्रोटीन यूरिन में आने लगता है, एल्ब्यूमिन और ब्लड RBC, ये यूरिन में आने लगता है और हमारी किडनी सेल्स डैमेज हो चुकी है। तो जो किडनी का एक्चुअल वर्क है सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को बैलेंस करना, वो सब यूरिन से बाहर निकलने लगते हैं हमारे बॉडी में, तो किडनी हमारी डैमेज हो जाती है। इसका दूसरा भी एक कॉज है जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है। वो दूसरा ये है जिसको कहते हैं हाई इन्फ्लेमेशन। हाई इन्फ्लेमेशन होने के कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रैम्प हो जाता है, और इतना हाई इन्फ्लेमेशन, सुपर इन्फ्लेमेशन के कारण ये इम्यून सिस्टम रैम्प हो जाता है और हमारे ही ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। सो ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से कोविड-19 हमारे किडनी पे इफेक्ट डाल सकता है। जैसा कि इसकी वैक्सीन हमारे पास अभी नहीं है, सो एक ही तरीका है इस वायरस से लड़ने के लिए, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। और जब आप CKD पेशेंट होते हैं या डायलिसिस पेशेंट होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, सो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की अपना ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि मैं डायलिसिस पेशेंट नहीं थी, सो जो भी लोग डायलिसिस पे जा रहे हैं वो अपनी डायलिसिस टीम से, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक में अपना कैसे डायलिसिस स्केड्यूल करना है। और थोड़ा मैंने रिसर्च किया था, सो अगर आप लाइट स्नैक डायलिसिस से पहले लेके जाएं और घर आके खाना खाएं तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज आप अपनी टीम से बिल्कुल बात कीजिएगा और कैसे आप ज्यादा प्रिवेंशियस रह सकते हैं ड्यूरिंग योर डायलिसिस सेशन। और अगर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है, जैसे कि मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट हूं, तो हमें मेडिकेशन में इम्यूनोसप्रेसिव दिया जाता है, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही लो हो जाती है, वीक हो जाती है, और इसके कारण हम प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं। सो हमें बहुत ज्यादा अपना हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है। जैसे अब जब आपको न्यू किडनी मिलती है, आपकी बॉडी में एक हेल्थी किडनी इम्प्लांट होती है, तो वो किडनी आपकी बॉडी उस किडनी को फॉरेन ट्रीट करती है, वो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं मानती है उसको। तो जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज जब उससे लड़ना स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले वो उस न्यू किडनी को रिजेक्ट करना भी स्टार्ट कर देती है, बिकॉज वो सोचती है कि इसी से हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है। सो हमें अपने आप को उस रिजेक्शन से बचाना है। सो जो भी गाइडलाइंस WHO हमारी गवर्नमेंट ने इश्यू किया है टू प्रिवेंट अवरसेल्फ फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, दिस वायरस, वो हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है एज अ किडनी पेशेंट। तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए? सबसे पहले फ्रीक्वेंटली अपने हाथ सोप एंड वाटर से धोना है फॉर एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड। इन केस अगर आपके पास सोप और वाटर नहीं है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो सैनिटाइजर के लिए भी WHO ने हमें बताया है कि 60 to 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए। जब भी आप सैनिटाइजर बाय करने जाएंगे, जैसे मेरे पास ये 2 तरह के सैनिटाइजर हैं, तो इसके पीछे इंग्रेडिएंट या कंपोजिशन में लिखा होता है कि इसमें कितना परसेंट मार्क होता है, कितना परसेंट अल्कोहल बेस्ड ये सैनिटाइजर है। सो अल्कोहल या तो इथाइल अल्कोहल, IP अल्कोहल या इथेनॉल अल्कोहल नाम से इंग्रेडिएंट मेंशन
प्रिवेंशन होगा। सो इसमें जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, इसमें आईपी अल्कोहल है, तो इसमें परसेंटेज भी मार्क है कि ये कितना परसेंट अल्कोहल है इसके अंदर। अदर देन दिस आपको डिसइंफेक्टेंट भी बाय करना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट आपको डेली आपके जितनी भी एक्सेसरीज हैं या डेली जो यूज की चीज है ना उसको सैनिटाइज करने के लिए मैंने डिसइंफेक्टेंट की जगह ये माइक्रोजेन का हैंड रब बाय किया है। इसमें इथेनॉल अल्कोहल है। इथेनॉल अल्कोहल बेसिकली एक्सेसरीज को क्लीन करने के लिए होता है, अदरवाइज आप इससे अपने हैंड भी रब कर सकते हैं, हैंड भी सैनिटाइज कर सकते हैं। सो मैं अपने डेली जैसे कि फोन, ईयरफोन, वर्क टेबल, लैपटॉप, डेली यूज का बैग सब इससे सैनिटाइज करती हूँ। सो दीज आर द प्रिवेंशन दैट वी हैव टू टेक। अदर देन दिस, जब आप बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट के बाद मुझे बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत थी स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ, तो मेरे हाथ में स्किन इन्फ्लेमेशन हो गया था। ये बहुत लोगों को हो सकता है, सैनिटाइजर यूज करने से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और फिर बाद में उसमें स्किन इन्फ्लेमेशन भी होने लगता है। मेरी सारी स्किन में सिलवटें, बहुत सारे रिंकल्स पड़ गए थे और भुरभुरी सी स्किन हो गई थी, बहुत अजीब सी स्किन हो गई थी। सो जब मैंने डॉक्टर से बात की इसके बारे में तो उन्होंने मुझे ये क्रीम सजेस्ट की थी। वेनुशिया नाम से ये क्रीम मिलती है। ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो इसको आप एज अ मॉइस्चराइजर डेली भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव क्रीम है। बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, विद इन अ वीक मेरी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम थी हैंड में, जितना भी सैनिटाइजर की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ था वो सब चला गया था। सो वेनुशिया क्रीम आप बाय कर सकते हैं अगर आप बहुत सैनिटाइजर यूज करते हो, आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है उससे। तो इसके अलावा हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें हर समय ध्यान रखना है और ऑल टाइम हमें प्रॉपर मास्क वेयर करके रखना है, चाहे आप थोड़ी सी देर के लिए बाहर जाएं। और मैं प्रेफर करती हूँ जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ या हॉस्पिटल विजिट के लिए जाती हूँ, मैं मास्क के साथ साथ हैंड ग्लव्स भी वेयर करती हूँ। सो इसको भी प्रॉपर वेयर करने का और रिमूव करने का एक मेथड है, लेट मी शो यू। हमेशा मास्क को कभी भी आगे से आपको टच नहीं करना है, फ्रंट से कभी भी मास्क को पकड़ के नीचे नहीं खींचना है उसको उतारने के लिए। हमेशा उसका रबर बैंड का यूज करना है मास्क को उतारने और पहनने के लिए। इन केस कभी आपको अगर सिर्फ कुछ देर के लिए 1 मिनट और 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए मास्क उतारना हो तो भी आप कभी भी मास्क को फ्रंट से टच नहीं करेंगे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए उतारना हो तो आप इस तरीके से रबर बैंड से निकाल के इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे से ऐसे करके टाई कर सकते हैं। और जब भी आपको दोबारा वेयर करना हो हमेशा रबर बैंड को ऐसे पुल कीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए और रबर बैंड से उसको वापस प्रॉपर कवर कर लीजिए। बट कभी भी फ्रंट से मास्क को टच नहीं करना है। मास्क को उतारते, रिमूव करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा आपका हाथ मास्क में नहीं टच होना चाहिए। हमेशा कभी भी जब भी आपको ग्लव्स वेयर करना हो तो ग्लव्स को कभी भी अपने हाथ से डायरेक्ट स्किन टच नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने ग्लव्स वेयर किया है तो ऑब्वियस उसमें डर्ट वगैरह सब जम जाएगा और अगर आपका डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट हुआ उस ग्लव्स से तो उस ग्लव्स को वेयर करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ग्लव्स उतारने का भी एक, रिमूव करने का एक वे है। के लिए हमेशा ग्लव्स को ऐसे अपने लेफ्ट हैंड के हाथ से ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे खींचेंगे, पकड़ेंगे इसको यहाँ से और इसको ऐसे करके उतार लेंगे। ग्लव्स उतारने के बाद इसको इस मुट्ठी में पूरा बंद कर लेंगे ग्लव्स को और उसके बाद इस इंडेक्स फिंगर को ऐसे आप अंदर डालेंगे और ऐसे करके ऐसे ग्लव्स को बाहर निकालेंगे और इसको सीधे डस्टबिन में डंप कर देंगे। ग्लव्स को उतारने के बाद हमेशा तुरंत, चाहे आपके हाथ में कुछ लगा हो चाहे नहीं लगा हो, तुरंत अपना हैंड वॉश करेंगे। ग्लव्स को डंप किया एंड जस्ट तुरंत ही आपको अपना हैंड वॉश करना है। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, इन केस अगर आपको खांसी या छींक आ जाए तो कभी भी अपने हैंड का यूज नहीं करेंगे, हाथ से अपने फेस को नहीं कवर करेंगे, हमेशा अपने एल्बो का यूज करेंगे। जब भी आपको खांसी या छींक आए आप एल्बो से ऐसे अपने माउथ को कवर करेंगे व्हाइल स्नीजिंग और कॉफिंग। सो दीज वर द प्रिकॉशन जो हमें लेने हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन,
जो एक प्रॉब्लम मैंने फेस की थी लॉकडाउन की वजह से वो ये था मेरी टेस्टिंग बिकॉज जिस सिटी में मैं रहती हूँ उस सिटी में जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग होती है ट्रांसप्लांट के बाद T0 लेवल की टेस्टिंग, ऑप्शन नहीं था मेरे पास उस टेस्टिंग को करवाने का। तो मैंने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको तुम टाल दो, अपनी नॉर्मल RFT एंड होल ब्लड टेस्ट ही कराओ और उसी के बेसिस में मैं तुम्हारी दवाइयां मॉडिफाई कर दूंगा। जैसे कि T0 लेवल मेरी टेस्टिंग टल गई है एंड मैंने स्टिल अभी तक नहीं कराई है बिकॉज आई एम स्टिल नर्वस कि मुझे अपने घर से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। बिकॉज इस पूरे लॉकडाउन में मैं बिल्कुल भी अपने घर के बाहर नहीं निकली थी। जो भी ग्रोसरी एंड ऑल जो भी था वो मैं एज अ फैमिली के साथ रह रही थी, तो वही लोग बाहर जाते थे, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी। और मैं भी आपको ये एडवाइस करूंगी जब तक नीड ना हो आप अपने घर के बाहर ना निकलें। जैसे कि इंडिया में लॉकडाउन उठ चुका है तो आप सोचते हैं कि अब तो मैं बाहर जा सकता हूँ, फ्रीली मूव कर सकता हूँ। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि लॉकडाउन हटा है, वायरस इज स्टिल देयर। There are certain do's and don'ts for all the chronic patient over there. मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की है कि मैंने क्या क्या किया था लॉकडाउन के टाइम। क्यों परेशान है मेरे जान कितना भी बुरी बजा कैसे आपने लॉकडाउन में मैनेज किया अपनी सारी चीजों को और क्या क्या किया आपने लॉकडाउन में? सो प्लीज डू मेंशन योर पर्सनल व्यू। टू वॉच माई प्री ट्रांसप्लांट जर्नी आप इनमें से कोई भी लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ।